हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में ये क्लास 2 चल रही है हमारी। टॉपिक का नाम है एडवांस ट्रायंगल्स। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एडवांस ट्रायंगल्स में ज्योमेट्रिक सेंटर्स शुरू किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था सेंट्रोइड क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। फिर हमने इन सेंटर पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने सर्कम सेंटर पढ़ा था और ऑर्थो सेंटर भी देखा था। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में, कि नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस यहाँ पे हम करेंगे और उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है एडवांस ट्रायंगल्स। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को एक बार, और बाकी चीज़ें हम वीडियो के दौरान करते हैं, क्लास के दौरान करते हैं। चलिए, तो राइट डाउन स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहला स्पेशल केस है हमारा, जिसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा स्पेशल क्या है, बच्चे पूछते हैं। तो बच्चों, हम राइट एंगल ट्रायंगल तो पढ़ चुके हैं, यहां पे हम स्पेशल इसमें बात कर रहे हैं बेसिकली कि जो हमने इन रेडियस सर्कम रेडियस पढ़ी थी लास्ट क्लास में। इन रेडियस मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस, जो ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनता है, और सर्कम रेडियस वो जो सर्कल बाहर बनता है ट्रायंगल के, तो उनकी कैसे रेडियस निकालते हैं वो सब कुछ हमने देखा था। बट अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। जैसे कि यदि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और ए के सामने वाली साइड को मैं ए बोलता हूं, बी के सामने वाली साइड को अगर मैं बी बोलूं, और सी के सामने वाली साइड को यदि मैं सी बोलता हूं, तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल याद रखिएगा, इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होगा, इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हो आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो। और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2। दैट्स इट। आप ये लगाए और सीधा आंसर आ जाएगा। और अगर आपको सर्कम रेडियस निकालनी है, सर्कम रेडियस कौन सी होती है, वो बाहर वाले सर्कल की रेडियस, जो ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनता है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब करता है, उसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर बोला था। यहाँ पे मैंने दिखाई नहीं है, अगर आप ऐसे बाहर बना दोगे ऐसे सर्कल, तो उसकी रेडियस बेसिकली सर्कम रेडियस कहलाती है। और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है b/2। बस एक बात याद रखनी है हमें, क्या कि इसमें जो b होती है बच्चों, b जो होती है बस वो लॉन्गेस्ट वाली साइड होती है। कौन सी होती है सर? लॉन्गेस्ट वाली साइड। b कौन सी लेनी है हमें? लॉन्गेस्ट वाली साइड लेनी है। दैट्स इट। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ नहीं। अब बच्चे पूछेंगे कि सर हमें राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, कैसे पता लगेगा कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, कुछ केसेस होते हैं, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के। अगर हमें वो याद हो जाए तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। ज्यादा नहीं है, 7 to 8 ट्रिपलेट्स हैं, उन्हीं को ही घुमा फिरा के यूज किया जाता है 99% से भी ज्यादा केसेस में। तो कंडीशन क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन थी हमारी। तो ट्रिपलेट्स लिख लीजिए, 7 से 8 ट्रिपलेट है जिनका हम यूज करेंगे। पहला ट्रिपलेट है 3 4 5। फर्स्ट ट्रिपलेट इज 3 4 5। सेकेंड ट्रिपलेट जो होता है वो होता है 5 12 13। ट्रिपलेट का मतलब समझते हैं बच्चे? ट्रिपलेट मतलब बेटा जो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होंगी हमारी बच्चों, ठीक है। और क्या हो सकता है ट्रिपलेट में? ट्रिपलेट नेक्स्ट होता है 7 7 15 17। आप देखेंगे ये भी एक ट्रिपलेट है, ठीक है। और 7 नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, 7 नहीं, यहाँ पे 8 आएगा। 7 के साथ पहले बना लीजिए। 7 के साथ बनता है हमारा ट्रिपलेट 7 24 25। आप चेक कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है। ऐसे ही 8 के साथ जो बनता है वो होता है 8 15 17। 8 15 17। बच्चों 9 के साथ जो ट्रिपलेट बनता है 9 40 9 40 41, ठीक है। ऐसे ही 11 के साथ जो हमारा ट्रिपलेट होता है वो होता है 11 60 61। और ऐसे ही नेक्स्ट है 12 35 37। ये भी एक ट्रिपलेट होता है 12 35 37। और एक लास्ट ट्रिपलेट याद रखना है, 20 21 29। ये सिर्फ 8 ट्रिपलेट्स अगर हमें याद रहे, जो कि बहुत आसान है, जब सवाल आप करोगे तो याद हो भी जाते हैं। तो अगर हमें ये 8 ट्रिपलेट्स ध्यान रहते हैं तो हम हर तरीके का सवाल यहाँ पे कर सकते हैं। बच्चे पूछते हैं सर हमें तो इनके अलावा भी पता है, आप कैसी बातें करते हो कि यही ट्रिपलेट होते हैं? बच्चों इनके अलावा भी होते हैं। अब इनके अलावा कोई और नया नहीं होता, वो इन्हीं से मिलके बना होता है। जैसे कि 6 8 10। बच्चे कहते हैं 6 8 10 भी तो एक ट्रिपलेट है ना सर, ये तो आपने नहीं लिया। बच्चों ये हम ले चुके हैं। कहाँ ले चुके हैं सर? ये ले चुके हैं। अगर आप इस ट्रिपलेट की रेशो निकाल के देखें, आप इस ट्रिपलेट की रेशो निकाल के देख लें, देखो कटता है, ये कट गया तो 3 4 5 बचा।
और अगर कटने के बाद ट्रिपलेट बनता है, जैसे 3 4 5 बन गया, वो एक ट्रिपलेट है। तो बच्चों 6 से 10 भी पक्का एक ट्रिपलेट है, वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है। तो इससे हमने क्या सीखा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, वो हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर उसकी रेशो बनाने के बाद हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल का रेशो बन जाता है, मतलब एक ट्रिपलेट बन जाता है, तो भी हम वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बोलेंगे। और बताइए मुझे, यस या नो में जवाब दीजिए। मुझे बताइए 20 48 52 को क्या हम ट्रिपलेट बोल सकते हैं? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है? बिल्कुल है। अगर आप इनको 4 पे काटोगे तो ये वाला बनेगा 5 12 13। देखो 4 पे काट के देखो, तो अगर आप काटना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि अच्छा 5 12 13 अगर ट्रिपलेट है तो 20 48 52 भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। याद रहेगी ये बात, बहुत ज्यादा आसान है। जैसे मुझे बताइए 21 72 75 क्या मैं एक ट्रिपलेट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, ये ट्रिपलेट है एक राइट एंगल ट्रायंगल का। क्यों, कैसे? क्योंकि अगर इसको काटते हो तो आपको मिलेगा 7 24 25, वो एक ट्रिपलेट है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड बन सकती है। तो ये याद रहेंगी हमें बातें। मैं सवाल दिखाऊंगा, बहुत जल्दी दिखाने वाला हूं अभी आपको सवाल। अगला स्पेशल केस है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे स्पेशल केस हमने अभी अभी राइट एंगल ट्रायंगल किया, ऐसे ही नेक्स्ट स्पेशल केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या स्पेशल होता है? देखो इतना तो हमें पता ही है कि ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमने 4 ज्योमेट्रिक सेंटर्स पढ़े थे, जिनके नाम क्या क्या थे? सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो बच्चों इस केस में वो चारों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इस केस में अगर आप कोई मीडियन बनाएंगे, इस केस में यदि आप कोई मीडियन बनाते हैं तो बच्चों वही राइट एंगल होता है, वही आपका वही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही आपका एंगुलर बाइसेक्टर होता है। तो इस केस में सारे काम वही करता है। तो इस केस में अगर आप मीडियन डालते हैं तो वो मीडियन बोल दीजिए, राइट एंगल बोल दीजिए, सभी एक ही होते हैं। वो एक ही मान सकते हो आप। राइट एंगल बोल दो, मीडियन बोल दो, ऑल्टीट्यूड बोल दो, सब एक ही होते हैं। इस वजह से सारे ज्योमेट्रिक सेंटर्स ओ पे लाई करते हैं। ये ओ पॉइंट आप देख रहे होंगे, ओ मतलब ऑल ज्योमेट्रिक सेंटर्स। इसको सेंट्रोइड बोल दीजिए, इन सेंटर बोल दीजिए, सर्कम सेंटर बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, सभी इसी पॉइंट को हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर सभी बोल सकते हैं तो इसका मतलब इसमें जो मीडियन होते हैं वही परपेंडिकुलर है, वही एंगुलर बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उन सबकी लेंथ आपस में सेम होती है, वो सब एक ही बात है। ठीक है, सारे मीडियन तो आपस में सेम होते ही हैं। वो जो मीडियन है वही ऑल्टीट्यूड है, वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही एंगुलर बाइसेक्टर है, सब कुछ वही है। अब आपको याद होगा लास्ट की क्लास में हमने किया था कि अगर ये सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशो में बांटता है? बच्चे सही कहते हैं सर 2:1 में बांटता है, याद है ना? सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 की रेशो में बांटता है, तो 2 ऊपर तो 1 नीचे, 2 ऊपर तो 1 नीचे। ठीक है, और दूसरी बात मुझे बताओ, अगर ये वाला इन सेंटर है, क्योंकि सभी यही है, तो नीचे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है साइड से, उसको हम स्मॉल आर बोलते थे। देखो आपकी नोटबुक में लिखा होगा। और जो ऊपर से डिस्टेंस होता था, ये वाला डिस्टेंस, जो ये ऊपर वाला डिस्टेंस है, ये वाला, इसको हम कैपिटल आर बोलते थे, क्योंकि जो वर्टेक्स से डिस्टेंस बनता है वो कैपिटल आर होता है, और जो साइड से डिस्टेंस होता है वो स्मॉल आर होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप ये भी ध्यान रखिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो है बच्चों, जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो है वो हमेशा 2:1 होता है। ठीक है, किस केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस मतलब बाहर वाले सर्कल की रेडियस, और इन रेडियस स्मॉल आर मतलब अंदर बनने वाले सर्कल की रेडियस, उन दोनों का रेशियो हमेशा 2:1 होता है। किस केस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल में पर्टिकुलरली। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात यदि करता हूं मैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की, तो बच्चों इस केस में भी ज्योमेट्रिक सेंटर्स लाई करते हैं मीडियन पे, लेकिन कौन से मीडियन पे? जो आपने अनइक्वल साइड पे ड्रॉ किया है। ये बात ध्यान से सुनो, इक्विलेटरल की बात हो गई, उसको छोड़ दो। अब मान लो ये 2 इक्वल साइड हैं और ये वाली अनइक्वल साइड है, तो बच्चों जो आप अनइक्वल साइड पे मीडियन डालते हो, होता क्या है, जो आप अनइक्वल साइड पे मीडियन डालते हो वही परपेंडिकुलर भी बन जाता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बन जाता है, वही एंगुलर बाइसेक्टर भी बन जाता है। वो चारों चीजें बन जाती हैं, और जब वो चारों चीजें बन जाती हैं तो बेसिकली ज्योमेट्रिक सेंटर्स इसी पे आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ज्योमेट्रिक सेंटर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वो एक ही पॉइंट पे आ जाते थे, देखो, लेकिन इस पे एक ही पॉइंट पे नहीं आएंगे, लेकिन इस लाइन पे आएंगे जो मीडियन आपने ड्रॉ किया है अनइक्वल साइड पे। अलग अलग जगह पे होंगे लेकिन इस लाइन पे होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे बस इस लाइन पे होंगे। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, समझ गए हो? बस ये बात ध्यान रखने वाली है। क्वेश्चन कैसे होंगे वो तो सवालों में बताऊंगा, अभी के लिए ध्यान रखिएगा। देखो
छोटी सी बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों ज्योमेट्रिक सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई कर जाते हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों उस मीडियन पे लाई करते हैं, ये मीडियन है, उस मीडियन पे लाई करते हैं जो आपने अनइक्वल वाली साइड पे डाला है। बी इज द अनइक्वल साइड, ये ए तो इक्वल वाली है, और इस लाइन पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करते, इस लाइन पे लाई करते हैं, इस लाइन पे लाई करके ये चारों, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब मैं इसको रैप अप करता हूँ, टॉपिक को, पूरे टॉपिक को रैप अप करता हूँ बच्चों। ट्रायंगल्स को ही एक्चुअली एडवांस ट्रायंगल्स के साथ सब चीजें बता दी हैं मैंने। तो एक टेबल बनाइएगा, ये तो हमने 4 ज्योमेट्रिक सेंटर्स पढ़े हैं, उनको एक बार दोबारा से आपको ब्रीफ में बताता हूँ। 4 ज्योमेट्रिक सेंटर्स पढ़े हैं, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। और 3 तरह की ट्रायंगल्स हमने पढ़ी हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, है ना, पढ़ी थी हमने। तो कौन सा ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ लाई करता है किस ट्रायंगल के लिए, वो बताता हूं बस आपको। कौन सा ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ लाई करता है किस ट्रायंगल के लिए, वो देख लीजिए। अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूं, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ये अंदर ही लाई करेगा, ठीक है, ये अंदर ही, सॉरी इन सेंटर लिख दिया मैंने, चाहे एक बार दोबारा लिख देता हूं। अगर मैं सेंट्रोइड की बात करूं तो ये चाहे कोई भी ट्रायंगल हो बच्चों, ये इनसाइड ही लाई करेगा, इनसाइड इनसाइड इनसाइड, ये हमेशा इनसाइड ही लाई करेगा, ठीक है। अगर मैं इन सेंटर की बात करूं, ये भी हमेशा अंदर ही लाई करेगा, ट्रायंगल के इनसाइड लाई करेगा, इसमें भी सोचने वाली बात नहीं है, इसमें भी सोचने वाली बात नहीं है। सर्कम सेंटर की बात करें तो यहां पे थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। देखो सर्कम सेंटर जो है एक्यूट में तो अंदर ही लाई करता है बच्चों, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में कहां लाई करता है, मिड पॉइंट पे। किसके मिड पॉइंट पे सर, मिड पॉइंट ऑफ लॉन्गेस्ट साइड या मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वहां लाई करेगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अगर हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था यहाँ पे, तो ये b/2 होता है जो सर्कम रेडियस होती है, तो कहां लाई करता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। और आगे कहां निकल जाता है वो, यहां पे निकल जाता है आउटसाइड, बाहर निकल जाता है वो बेसिकली, ठीक है, यहां पे बाहर निकल जाता है। ऑर्थो सेंटर के बारे में भी पता लगा लेते हैं, ये यहां तो अंदर ही लाई करेगा, एक्यूट में तो अंदर लाई करता है। ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहां लाई करता है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में लाई करता है बेटा जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है ये, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में इसी पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो कहां लाई करेगा ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्रायंगल में, पॉइंट ऑफ मीटिंग परपेंडिकुलर यू कैन से, ठीक है, पॉइंट ऑफ मीटिंग परपेंडिकुलर, जहां पे परपेंडिकुलर मीट लाइक करते हैं, दैट इज 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री जहां पे बनता है ये वाला। और ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कहां निकल जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये तो सोचने वाली बात है ही नहीं, इसमें बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। यहां पे हमने रैप अप कर दिया। एक अब बोनस की तरह एक लास्ट बात बताने वाला हूं और ट्रायंगल्स को खत्म करता हूं बेटा, ट्रायंगल्स की थ्योरी को कंप्लीट करता हूं, ट्रायंगल्स एडवांस ट्रायंगल्स उसकी थ्योरी को कंप्लीट करता हूं, ठीक है। तो अब 3 तरह के जनरली ट्रायंगल्स मिलते हैं, एंगल्स मिलते हैं हमें, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है कभी भी, तो याद रखना उनके सामने साइड्स का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1:3:2, हमेशा सर, हमेशा, ठीक है। ये कैसे आया बच्चों, ये भी मैं बता दूंगा। ये हमारा साइन रूल से आता है, साइन रूल पढ़ा था हमने, अगर आपने नहीं लिखा है तो एक बार देख लीजिएगा आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखिएगा, पहला वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में ट्रायंगल्स के साइन रूल पूरा समझाया था, a/sin a = b/sin b = c/sin c, ठीक है, वो कंप्लीट बताया हुआ है मैंने, वहां से ये रेशियो हम निकाल लेते हैं। अभी के लिए ध्यान रखना कि अगर 30, 60, 90 वाला ट्रायंगल है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ऐसे दिखा देता हूं, ये 30 डिग्री एंगल है, ये 60 है और ये 90 है, तो इनके सामने जो साइड्स बनती हैं उनका रेशियो हमेशा 1:3:2 होगा। 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 बनेगा, ये रेशियो बनेगी, ठीक है। अगर मान लो ये 1 की जगह 2 दे दिया तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन रेशियो यही चलेगी। रेशियो ध्यान रखना, ये कहाँ यूज होगी सर, बेटा ये साइड्स निकालने के काम आएगी, आप डायरेक्ट यूज करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आएंगे। ऐसे ही 45, 90 में रेशियो होती है 1:1:2, 45, 90 में 1:1:2, ठीक है। समझ गए हो, ये सामने वाली साइड्स का रेशियो है, ठीक है। 45, 90 में, जैसे अगर मैं 1 मिनट के लिए बोल देता हूँ, ये 45 है, ये भी 45 है सपोज, और ये 90 है, ठीक है, दिखाने के लिए। तो इसके सामने 1, तो इसके सामने भी 1, 90 के सामने √2।
और 30-30-120 में बेटा 30-30-120 में सामने वाली साइड्स का रेशो बनता है 1:1:√3। इतनी सी बात ध्यान रखोगे ना, सवालों में बहुत जल्दी करोगे, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी करोगे क्वेश्चंस को। तो जैसे 30-30-120 ये तीनों एंगल्स बड़े कॉमन है, इन तीनों में से कोई भी मिल जाता है तो हमारे लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं सवाल करने। और जैसे कि मैंने बताया ये आता साइन रूल से है, ठीक है, साइन रूल से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो आप। बट बार बार साइन रूल अप्लाई करेंगे या क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बड़े लेंथी लगते हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर बहुत लेंथी हो गए। लेंथी नहीं करना, हमें आसान करना है। वैसे आप फिगर आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें सामने वाली साइड्स का रेशो 1:1:√3 बनता है। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल्स की थ्योरी मैंने रैपअप कर दी है। आई होप सो सभी बच्चे अच्छे से इसको नोट कर रहे होंगे, सभी बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाता हूँ, जैसे कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और फिर लेवल बढ़ाता हूँ मैं। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम अभी आज के इस वीडियो में देख लेते हैं, इन चीज़ों को अप्लाई कर लेते हैं जो हमने इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में अभी देखा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं लिखूंगा बेटा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है पहले वाला, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, हाँ जी, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 20, 21 एंड 29 मीटर्स। ठीक है, ये 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की। और पूछा है हमसे, क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ in radius to circumradius of triangle। तो देखिए क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्या ये सवाल क्लियर है? सवाल अच्छे से समझ में आ गए? एंड आई एम श्योर बच्चे आंसर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले जानने की ये जरूरत है बच्चों, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं? बच्चे कहते हैं बिल्कुल है सर, राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड्स हैं, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तीनों की तीनों, मैंने आपको बताया था। तो आपने ये देख लिया सबसे पहले, तो ये ट्रिपलेट है 20, 21, 29 वाला, है ना। ये एक ट्रिपलेट है, और अगर ये एक ट्रिपलेट है तो हम सीधा राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से चल सकते हैं, जिसमें इन रेडियस का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, C+A-B/2, और सर्कम रेडियस का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको B/2। आप इनसे निकाल सकते हैं। तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इनकी रेशो पूछी हुई है। तो हम कहेंगे यहां से स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R आना चाहिए हमारा, C+A-B डिवाइडेड बाय B, क्योंकि 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इनको वैल्यूज दो। इनमें एक बात मैंने बोली थी कि B याद रखना, B लॉन्गेस्ट वाली साइड है, मतलब B 29 है। C और A किसी को भी दे दो, B जो है वो लॉन्गेस्ट वाली साइड है। तो आप कहेंगे सर C का वैल्यू 20 ले लेते हैं, ये 21 है, और B जो है वो 29 है, क्योंकि लॉन्गेस्ट वाली साइड है, डिवाइडेड बाय 29, क्योंकि 29 हमारी लॉन्गेस्ट वाली साइड है। तो अब आप मुझे बताइए 21 यदि हमारी लॉन्गेस्ट वाली साइड है, 29 हमारी अगर लॉन्गेस्ट वाली साइड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्या बन गया, ये 20 + 21 कितना बन गया? 41, 41 - 29 क्या आ गया हमारा? 12। और डिवाइडेड में क्या है? डिवाइडेड में 29 है। यही सवाल का आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ठीक है, यही सवाल का आंसर है। बताओ मेरे को, इस सवाल में था क्या? कुछ भी नहीं था। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है सभी बच्चों को? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो 41 - 29 12 डिवाइडेड बाय 29, 12/29 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें अगले सवाल पे चलें, ये क्वेश्चन क्लियर है तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं। सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड क्वेश्चन है, इफ O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल XYZ, इफ O इज द इन सेंटर, if O is the in center of triangle XYZ and angle X is equal to 70 degree and angle X is equal to 70 degree, ये हमें गिवन है। तो हमें बताना है find the value of angle YOZ। देखो ध्यान है आपको, पार्ट 1 में मैंने थ्योरी में लिखवाया हुआ है, आई एम श्योर आप लोगों ने उसके लिखा भी होगा बेटा,
पूरी थ्योरी आप लोगों ने लिखी हुई होगी। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन है 85 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 25 डिग्री, सी ऑप्शन है आपका 110 डिग्री और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 125 डिग्री। तो इनमें से बताना है हमें कौन सा आंसर बनेगा। तो हमने कहा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में देखो ओ अगर इन सेंटर दिया हुआ है तो आपको याद होगा बेटा, मैं आपको याद दिला दूं कि अगर ये एक ट्रायंगल है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड और इसके अंदर जो ओ हमें दिया हुआ है, ये ओ इज द इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर की बात याद है आपको, मैं याद दिला भी देता हूं। अगर ओ इन सेंटर है तो एंगल वाई और जेड जो होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल एक्स, उसके सामने वाले एंगल का हाफ। ये मैंने आपको निकलवाया भी था, ये मैंने इसका पूरा डेरिवेशन भी बताया था, आपकी नोटबुक में होगा, आप चेक कर सकते हैं। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने बताया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम डायरेक्ट लगाएंगे, ओ इन सेंटर देखते ही डायरेक्ट लगा सकते हैं। एंगल एक्स आपको दिया हुआ है, कितना है 70 डिग्री है, ये गिवन है हमें। तो अगर ये 70 है तो 70 डिवाइडेड बाय 2 35, तो 90 प्लस 35 वी वुड सिंपली से दैट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी 125 डिग्री। यही आंसर होना चाहिए। तो डी दिल्ली हम आंसर बोलेंगे, यही आंसर है बच्चों सवाल का। तो डी दिल्ली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही सवाल का आंसर है। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी बच्चों को? देखो आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल में। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए तीसरा सवाल, ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें दिया हुआ है कि इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं कि इट इज गिवन दैट इन द फिगर, हाँ जी एक फिगर मैं आपको दे रहा हूं, पहले ये डायग्राम बना लीजिए। ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, ये एक डायग्राम हमें गिवन है। ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है हमें, ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन है और इसके अंदर जो है एपी हमें एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एपी एक परपेंडिकुलर दिया हुआ है। इसके अलावा जो दिया हुआ है मैं आपको बता दूं, एडी एक मीडियन है। एडी इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एडी मीडियन है। उसके बाद डीई मीडियन है, किसका? डी मीडियन है इस ट्रायंगल का, एडीबी। ई मिड पॉइंट आप ऐसे बोल सकते हो एबी का। फिर उसके बाद बच्चों एफ मिड पॉइंट है बीडी का। ठीक है, उसके बाद जी मिड पॉइंट है बीई का और उसके बाद एक और पॉइंट दिया है हमें एच मिड पॉइंट है बीएफ का। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। ठीक है, किस किस के मिड पॉइंट से मैं फिर से याद दिला दूं। डी मिड पॉइंट है बच्चों बीसी का, बीसी कंप्लीट लाइन का डी मिड पॉइंट है। ठीक है, मैं आपके सामने हाइलाइटर यूज कर लेता हूं, थोड़ा सा आसान लगेगा आपको देखना। देखो मैं आपको दिखा देता हूं हाईलाइट करके क्वेश्चन में। तो इसमें हमें ये गिवन है कि डी मिड पॉइंट है बीसी का। ठीक है, ई मिड पॉइंट है एबी का, एफ मिड पॉइंट है एफ डी बीडी का और जी मिड पॉइंट है इस बीई लाइन का और एच मिड पॉइंट है बीएफ लाइन का। बोलो याद रहेगी इतनी सी बात। और इसके अलावा हमें ये गिवन है कि बी एच का वैल्यू जो है बी एच देख पा रहे होंगे आप, बी एच का वैल्यू आपको गिवन है 8 एंड ए पी का वैल्यू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। और हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DHGE, इसका एरिया बताना है हमें। DHGE का एरिया बताना है, DHGE का एरिया हमें बताना है। बोलिए बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे। देखो कुछ भी नहीं है सवाल में, फिर से मैं याद दिला दूं, जब मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है मतलब बहुत आसान बन जाएगा। देखो सबसे पहले बच्चों ये बताओ मुझे, बी एच मिड पॉइंट है बी एफ का, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, मैं लिखने को लिख भी देता बट आप समझ गए होंगे। एच मिड पॉइंट दिया हुआ है बी एफ का, या मैं एक बार लिख देता हूं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि सर ने बताया नहीं। बच्चों डी मिड पॉइंट है ए बी का, सॉरी डी मिड पॉइंट है बी सी का। उसके बाद ई मिड पॉइंट है हमारा ए बी का। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है एफ मिड पॉइंट है बी डी का
और उसके बाद जी मिड पॉइंट है हमारा, जी मिड पॉइंट है, फिर उसके बाद बीई का, बीई लाइन दिख रही होगी आपको, और एच मिड पॉइंट है हमारा, एच जो है वो मिड पॉइंट है किसका गिवन है, मिड पॉइंट बी एफ का। ये 5 चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में। बोलिए ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों को? तो एफ मिड पॉइंट दे दिया मैंने आपको, जी मिड पॉइंट दे दिया मैंने, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं है सवाल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर सवाल में बेटा, अब आ जाओ आप क्वेश्चन के अंदर। तो बी एच का वैल्यू अगर 8 है, सवाल में देख लेते हैं, बी एच का वैल्यू अगर 8 है और एच मिड पॉइंट है बी एफ का, तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, एफ मिड पॉइंट है बीडी का, एफ मिड पॉइंट है देखो बीडी का, तो बीडी का तो 8 8 16, तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमें ये डी मिड पॉइंट दिया हुआ है बीसी का, तो डी मिड पॉइंट दिया हुआ है बीसी का, तो ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, बहुत मजेदार सवाल है, बड़ी अच्छे से समझ में आएगा। ये डाटा समझ में आ गया पूरा सभी बच्चों को, ये क्वेश्चन में गिवन था हमें, अब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको क्या कुछ है। तो ये टोटल मिला के हमारा कितना बन गया, टोटल मिला के 32 और 8 40 48 बन गई। ठीक है, 48, ये 48 हो गया। एपी का वैल्यू हमारा 20 गिवन है हमें, एपी का वैल्यू हमें 20 गिवन है, एपी का वैल्यू 20 गिवन है। तो सबसे पहले हम, हाँ जी ये ठीक निकाला है, देखो ये 8 तो ये 8 16, और ये 16 तो ये 16 32, अच्छा ये 32 हो जाएगी हमारी। हाँ जी, एक मिनट, इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो पूरा क्वेश्चन में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आसान सवाल है। ये 32 हो गया तो ये 32 बनेगा। देखो एच मिड, ये गिवन था हमें सारा डाटा, एच मिड पॉइंट है बी एफ का, तो ये 8 तो ये 8, ये 16 हो गई टोटल बेटा। एफ मिड पॉइंट है बीडी का, तो ये 16 हो गई। डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो ये 32, देखो ये 32 है पूरा, तो ये 32 हो गया। अब सबसे पहले ये बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की यदि मैं बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की यदि मैं बात करूं, तो वो हो जाएगा हमारा हाफ इंटू बेस, बेस है 64, टोटल हो गई ये 64, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना है 20, तो ये कटेगा हमारा 10, तो ये आ गई 640। बोलिए सही है इतना? तो एरिया हमारा 640 आ गया, एरिया हमारा 640 आ गया। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, मैंने कहा था मीडियन जो होता है, जो मिड पॉइंट है यदि, तो बीडी एडी एक मीडियन बन गया ना। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी क्या, कि अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो एडी एक मीडियन हो गया ना बेटा, एडी एक मीडियन हो गया यदि, तो कैन आई से दैट जितना एरिया इसका, मीडियन क्या करता है, मीडियन करता है हाफ द साइड हाफ द एरिया, हाफ द साइड हाफ द एरिया। तो कैन आई से टोटल एरिया, अगर टोटल एरिया हमारा 640 है, तो उसका आधा 320 ये बन जाएगा एरिया, और 320 बचा हुआ, यस सर है ना, 320 बचा हुआ। इस 320 में डीई मिड पॉइंट है, डीई मिड पॉइंट है यदि, तो कैन आई से दैट 160 ये, तो 160 बचा हुआ, 160 बच गया एरिया, भाई सीधा सीधा हाफ द एरिया हो जाएगा। ईएफ अगर मिड पॉइंट है तो 80 ये और 80 बचा हुआ बेटा, 80 ये बचा हुआ। अब इस 80 बचे हुए में कैन आई से अगर जी मिड पॉइंट है तो 40 ये, तो 40 बचा हुआ, और 40 ये बचे हुए में कैन आई से एच अगर मिड पॉइंट है तो 20 ये, तो 20 बचा हुआ, 20 ये बचा हुआ। अब बस ये देख लीजिए, आपसे पूछा क्या था, सवाल खत्म हो जाएगा। आपसे पूछा था बच्चों DHGE का एरिया बताओ, तो DHGE तो ये वाला है ना, DHGE तो ये वाला बनेगा, ये DHGE है, इसका एरिया बताना था। तो 20 40 और 80 को ऐड करना है, मतलब कि रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 20 + 40 + 80, 20 + 40 + 80, इट कम्स आउट टू बी 140, और 140 सवाल का आंसर होना चाहिए, यही क्वेश्चन का आंसर है। 140 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 140 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बच्चों, ये समझ में आया पूरा क्वेश्चन? आई होप सो सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अभी 3 एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल्स और भी लूंगा आने वाली क्लासेस में, बट आई एम श्योर कि जितनी थ्योरी मैंने आप लोगों को ट्रायंगल में करवाई उतनी अच्छे से समझ में आई। ये 3 क्वेश्चन किए हमने इनसे रिलेटेड, तीनों क्वेश्चंस बच्चों को अच्छे से समझ में आए। एक बार पूरा रिवाइज कर लो, इस सवाल को एक बार दोबारा देख लेना, बहुत आसान सवाल था बेटा। उसके बाद मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया, इस डायग्राम के अंदर ही खत्म कर दिया आपके लिए। तो एक बार पूरा इतना समझ के आओ, फिर अगली क्लास में हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।